दोस्तों तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस ट्यूशन बीके सर में। आइए आज आपके लिए लेकर के आए हैं वो क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछता है। दोस्तों इस बार जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आज हम 25 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जिसमें करीब मैं आशा करता हूँ कि कम से कम 10 क्वेश्चन तो आराम से लड़ेगा दोस्तों। तो आइए इस तरह के हम डेली क्वेश्चन लेकर के आते रहेंगे दोस्तों। क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं दोस्तों। इससे पहले कि यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे संबंधित इस तरह के क्वेश्चन जितना भी अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों ये भी बता दूं कि ये 25 क्वेश्चन में हम डेली लेकर के आएंगे आपके लिए, जो कि आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत बेहद साबित हो सकता है दोस्तों। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन के स्टार्ट करते हैं। ये दोस्तों ये 25 नंबर क्वेश्चन मैंने इस पिछले वीडियो में बता दिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आइए अगला 25 क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए ये 26 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्त, ये 26 नंबर कहता है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। दोस्तों ये अधिकतम होता है लाल में होता है दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे दिया है। आपको एक क्वेश्चन इससे और उठा सकता है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। ये तो अधिक होता है सबसे लाल का, और सबसे कम दोस्तों याद रखना है कि सबसे कम बैगनी के होता है, जो कि ऑप्शन ए में है। लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या दिया है कि अधिक क्या हो, तो अधिक के लिए अगर तरंगदैर्घ्य देगा दोस्तों तो रेड के होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। सिंपली टिक आउट कर देना है। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आगे क्वेश्चन कहता है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, VVI इसको एकदम इम्पॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में ये पूछा है दोस्तों। हर एक क्वेश्चन को हम बताते चलेंगे दोस्तों डिटेल से कि इसका क्या होगा। देखिए इसका वाट हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। सिंपली इसको टिक आउट कर देना है दोस्तों। चलिए बिना देर किए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। यह आगे क्वेश्चन कहता है विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, अर्थात किससे बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु होता है वो, तो ये टंगस्टन का बना होता है दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर सी में होता है। देखते हैं जब रेड कलर के जो बॉल बजता है, जलता है, तो वो दिखाई देता है, वो एक तार पतला पतला सा, वो टंगस्टन का होता है। वही क्या होता है कि गर्म होकर के लाइट प्रवाहित होता है, उनमें लाइट देता है वो, जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। उसमें क्या लगा हुआ दोस्तों, टंगस्टन, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो सी को क्या करना है दोस्तों, टिक आउट कर देना है। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आगे क्वेश्चन कहता है 29 नंबर क्वेश्चन। ये 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इकाई धन आवेश को किसी विद्युतीय क्षेत्र में अनंत से किसी बिंदु तक लाने में उत्पन्न कार्य को क्या कहते हैं दोस्तों। तो इसे कहते हैं 29 नंबर को जूल कहते हैं दोस्तों, जूल कहते हैं। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इस तरह के क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। यह आगे क्वेश्चन कहता है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। दोस्तों m बराबर, ये बहुत बार एग्जाम में पूछ दिया है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये 30 नंबर का हो जाएगा दोस्तों। आवर्धन अर्थात m बराबर होता है v/u होता है, m बराबर v/u होता है दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। डी में दिया हुआ है दोस्तों। इस तरह से आपको डी को टिक आउट कर देना है सिंपली। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। पूरा ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं दोस्तों कि ये अब पूरी तरह से अगर हम ऑप्शन पढ़ते हैं दोस्तों तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे कहता है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है। आपको पता होगा, ये तो 1 नंबर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये पता होगा कि फॉर्मूला की F बराबर होता है दोस्तों R/2 होता है। ये फॉर्मूला को हमेशा आप याद रखेंगे। तो इस तरह के जितना भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम हॉल में पूछेगा
तो आप बना सकेंगे। तो F बराबर जब R/2 हो गया दोस्तों, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि R बराबर क्या हो सकता है। ये R ऊपर में है, तो ये R ऊपर में है, और ये 2 क्या है, भागा में है अर्थात नीचे है। तो ये भाग में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो दोस्तों गुना में हो जाएगा। तो 2F बराबर ये वाला 2 इधर चल गया, तो 2F बराबर हो जाएगा दोस्तों R। 2F बराबर R या R बराबर 2F, इट इज सेम। देखिए ये ऑप्शन नंबर ए में है, R बराबर 2F, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा ए हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही, करेक्ट हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको गड़बड़ाने के लिए दे दिया जाएगा, तो आपको गड़बड़ाना नहीं है, केवल इस फॉर्मूला को हमेशा याद रखना है। ये फार्मूला आपको याद रहेगा तो इस तरह की किसी भी क्वेश्चन आपको देगा तो आराम से बन जाएगा दोस्तों। आइए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। यह क्वेश्चन कहता है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा प्रतिबिंब से बड़ा होता है, बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए। तो इसका हो जाएगा दोस्तों 32 नंबर के डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच अगर रखते हैं वस्तु को प्रतिबिंब, तो जो ये क्वेश्चन कह रहा है यही प्रतिबिंब जो दोस्तों बन जाएगा। तो आइए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कह रहा है कि उत्तल लेंस, एक उत्तल लेंस होता है, क्या होता है। ऑप्शन इस तरह के दिया हुआ है दोस्तों, ऑप्शन पढ़ने में तो ज़्यादा समय लग जाएगा। देखिए इसका आकृति दे रखा है दोस्तों कि इसकी आकृति कैसी होती है, तो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। देखिए ये ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है वही सही हो जाएगा दोस्तों। इसकी जो उत्तल लेंस की आकृति होती है दोस्तों, आपसे बात करूं तो इस तरह के होता है, इस तरह से। ये तो थोड़ा सा गड़बड़ बन गया दोस्तों। ये देखिए इस तरह के होता है, देख रहे हैं। बीच में क्या है, बीच में मोटाई ज़्यादा है दोस्तों, और किनार पे अगर देख लें तो थोड़ा कम है, बीच में मोटाई ज़्यादा होता है। तो आइए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। यह आगे क्वेश्चन कहता है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या है, उसे क्या कहते हैं, तो दृष्टि पटल कहते हैं दोस्तों। दृष्टि पटल कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है दोस्तों। दृष्टि पटल होता है, याद रखिएगा, इसे रेटिना भी बोलते हैं। अगर दृष्टि पटल ना रहे तो रेटिना रहता है दोस्तों, इसे हमेशा याद रखना है। आइए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए दोस्तों आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। यह आगे क्वेश्चन कहता है कि किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है, तब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित किया जाता है, तो इसके द्वारा उपर्युक्त शक्ति कितनी होगी दोस्तों। ये पावर पूछ रहा है दोस्तों कि इसका पावर क्या हो जाएगा दोस्तों। इस तरह के अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो ये आपका हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर इतना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों। सी हो जाएगा इसका ऑप्शन। आइए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। यह आगे क्वेश्चन कहता है कि विद्युतीय जनित्र का सिद्धांत आधारित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये विद्युतीय जनित्र का जो होता है वो आधारित है, आपको बता दूं तो हो जाएगा विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है दोस्तों, जी कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आगे क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि किसी चालक के छोड़ो नहीं होगा दोस्तों, छोरो होगा दोस्तों, थोड़ा सा प्रिंटिंग में फॉल्ट हो गया है। किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी हो तथा प्रतिरोध भी हो तथा प्रवाहित विद्युत धारा आई हो, तो उसके बीच के संबंध ज्ञात करना है दोस्तों कि इसके बीच के संबंध क्या होता है। तो 37 का हो जाएगा आपको, R बराबर होता है, आपको पता होना चाहिए, R बराबर V/I होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों, सिंपली टिक आउट कर देना है। आइए बिना देर किए हुए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, R बराबर V/I होता है। इसका जहाँ R बराबर होता है दोस्तों रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, V बराबर विभवांतर होता है, और I तो जानते हैं आप लोग विद्युत धारा होता है। तो इस फॉर्मूला पे आप लोग को
कहीं और से भी अगर क्वेश्चन पूछता है न्यूमेरिकल तो आप इस क्वेश्चन से बना सकते हैं, इस फॉर्मूला से, सूत्र से बना सकते हैं दोस्त। आइए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आगे क्वेश्चन कहता है कि 100 वाट के विद्युतीय बल्ब 250 वोल्ट के विद्युतीय मैन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब से प्रवाहित विद्युत धारा के मान क्या होगा दोस्तों। एक फॉर्मूला और आप लोग को पता होना चाहिए कि इसमें विद्युत धारा के मान पूछ रहा है दोस्तों। तो I बराबर एक फॉर्मूला होता है P/V होता है दोस्तों, P/V होता है। ये फॉर्मूला को आपको याद रखना है। तो P अर्थात पावर, कितना पावर मिला है इसको, 100 मिला है दोस्तों। इस फॉर्मूला पे हम बैठा देंगे, 100 बटा में हो जाएगा कितना, 250 अर्थात 250। जब 250 दोस्तों डिवाइड करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 0.4 एम्पियर। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, इसलिए इसका वैल्यू एम्पियर में आएगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर जो कि बी में दिया हुआ है दोस्तों, सिंपली क्या करना है, बी को टिक आउट कर देना है। आइए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। यह क्वेश्चन कहता है कि विद्युतीय फ्यूज आधारित होता है। विद्युतीय फ्यूज किस पर आधारित होता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा है दोस्तों ये चीज़ को। यह है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। देखते हैं जब विद्युत फ्यूज होता है, जो कहीं तार शॉर्ट सर्किट होता है, तो शॉर्ट सर्किट होने की वजह से सबसे पहले फ्यूज टूट जाता है, जिसके वजह से घर में संबंधित जितना भी मशीन चल रहा होता है वो सब का सब सुरक्षित हो जाता है, बच जाता है खराब होने से। इसीलिए फ्यूज को हम लोग यूज़ करते हैं दोस्तों। ये हो जाता है ऊष्मीय प्रभाव के कारण, ऊष्मा ज़्यादा मिल जाता है शॉर्ट सर्किट होने की वजह से, जिसके वजह से फ्यूज फटाक से टूट जाता है। तो आइए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि जब विद्युत धारा किसी चालक तार से प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा दोस्तों। कैसे हो जाएगा अभी बताते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि विद्युत धारा के आप ये भी फार्मूला आपको, या ये भी विद्युत धारा के अगर आप लोग चाहते हैं कि विद्युत धारा के क्या होता है, आवेशों के प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश क्या है, आवेश एक प्रकार इलेक्ट्रॉन जो है से एक प्रकार के आवेश ही तो है, जो कि इसके वजह से विद्युत धारा का प्रवाहित होता है। एक बात और जान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन ही होता है जो बाह्यतम कक्षाओं में चक्कर लगाते हुए रहता है। इलेक्ट्रॉन के कारण ही विद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन दोस्तों। इसको टिक आउट कर देना है। आइए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत के उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है। ये नहीं पूछ रहा है कि कौन है, ध्यान देना है। इस तरह के क्वेश्चन अच्छी तरह से हम लोग नहीं पढ़ते हैं तो स्टूडेंट धोखा खा जाता है दोस्तों। अच्छी तरह से क्वेश्चन पढ़ना है। इसमें से कह रहा है कि कौन नहीं है, तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये जो जीव द्रव्यमान जो ऊर्जा के स्रोत है वो क्या है। तो हम जानते हैं कि जीव जंतु से प्राप्त ऊर्जा को ही क्या कहते हैं, जीव द्रव्य ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। जिसके वजह से देखिए ये ऑप्शन में दे दिया है, कोयला दे दिया है, तो ये कोयला क्या हो जाएगा, जीव जंतु के सड़ने के वजह से ही वर्षों के ढेर वर्षों के बाद, जैसे कि आप लोग को देखा जाए कि अगर कोयला निकलता है तो बहुत वर्षों से जीव द्रव्य सड़े हुए रहता है अंदर, जिसकी वजह से कोयला का निर्माण होता है। बायोगैस से जो होता है वो जीव जंतु से ही प्राप्त होता है दोस्तों, और पेट्रोल तो है ही। तो आपका हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। जो नाभिकीय ऊर्जा होता है वो जीव जंतु से प्राप्त नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। सिंपली क्या कर देना है, सी को टिक आउट कर देना है, नाभिकीय ऊर्जा। आइए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। यह आगे क्वेश्चन कहता है कि पवन विद्युतीय जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितना होना चाहिए। ये कम से कम कह रहा है दोस्तों। यदि इससे कम हो जाएगा तो पवन ऊर्जा नहीं दे पाएगा, नहीं चल पाएगा। हम जानते हैं कि जो पवन ऊर्जा होता है वो अधिकांश पहाड़ी क्षेत्र में लगाया जाता है दोस्तों। इस तरह से उसको डायना लगा होता है, 3 डायना लगा होता है, और वो हवा चलने की वजह से चलता है। और ये नीचे में क्या होता है कि मशीन रखा होता है, और मशीन के रखने की वजह से वो काम करता है। तो कम से कम उसका जो वायु का स्पीड है जिससे कि ये डायना घूर सके वो होना चाहिए दोस्तों 15 किलोमीटर प्रति घंटा।
जो कि ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों, सिंपली टिक आउट कर देना है। एक चीज़ और जान लीजिए कि ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा के मतलब होता है कि 1 घंटा में उसका वेग 15 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आइए दोस्तों आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस प्रकार के छड़ का इस्तेमाल किया जाता है। आइए, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में इतना पूछता है, और ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा है दोस्तों, इसको कहना ही नहीं है कि कितना बार पूछ दिया है। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नरम लोहा का होता है। नरम लोहा के द्वारा ही विद्युत चुंबक जो बनता है, चुंबक जो है विद्युतीय चुंबक का निर्माण होता है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सी में दिया हुआ है, जो कि सी के टिक आउट कर देना है। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। यह आगे क्वेश्चन कहता है कि हमारे घरों में, यहाँ थोड़ा सा फॉल्ट हो गया है दोस्तों, यहाँ घरों होगा, हमारे घरों में जो विद्युतीय आपूर्ति की जाती है, जो विद्युत की खर्चा की जाती है, जिससे हम लोग बल्ब जलाते हैं, वो कितना होता है, कितने आपूर्ति हो जाता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा पर हम लोग खर्च होता है, जो हम लोग के घर में खर्च होता है। 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन नंबर सी में टिक आउट कर देना है दोस्तों। एक चीज़ और बता दूं कि ये जो धारा होता है वो दो तरह का होता है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि एक होता है एसी धारा होता है और एक होता है डीसी धारा। एसी धारा मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट और डीसी धारा मतलब होता है डायरेक्ट करंट। तो एसी करंट और डायरेक्ट करंट होता है दोस्तों। ये आप जान लीजिए कि हम लोग के जितना भी मोबाइल का बैटरी खो या किसी चीज़ का बैटरी खो जो चार्ज होता है, वो डीसी करंट से ही होता है। ध्यान दीजिएगा कि ये डीसी करंट से ही, चाहे किसी भी दुनिया का बैटरी खो अगर चार्ज हो रहा है तो उसमें डीसी करंट ही दिया जाता है। देखते होंगे कि लाइन आता है तो एसी से ही चार्ज करते हैं कभी कभी। तो एसी से जो हम लोग चार्ज करते हैं तो उस मशीन का एक यूज़ करते हैं जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है और बैटरी को चार्ज करता है। तो हमेशा याद रखना है कि कोई भी बैटरी डीसी से चार्ज होता है। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। यह कह रहा है क्वेश्चन कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में भी पूछा है। ये हो जाएगा जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा के वास्तविक स्रोत पूछा है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ये 45 है दोस्तों। 45 का डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। वास्तविक स्रोत क्या है, जीवाश्म क्या होता है, जीवाश्म ईंधन जिससे हम लोग जला करके हम ऊष्मा प्रदान कर सकते हैं, जो कि तो चंद्रमा को जला करके तो कर नहीं सकते हैं, नाभिकीय संलयन हो नहीं सकता है, सूर्य भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों। अगर इस तरह के आए क्वेश्चन तो इसमें अगर कोयला दिया हुआ है दोस्तों, अगर कोयला रहे लकड़ी रहे तो ये सब हो सकता था, लेकिन ये सब तो है नहीं, ये है, तो इनमें से कोई नहीं, मार देना दोस्तों। आइए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था। ये तो और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा है। ये हो जाएगा फैराडे जी थे जो कि विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी, जो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए में है, सिंपली टिक आउट कर देना है। आइए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है उस नेत्र में कौन सा दोष होता है। तो जो निकट के वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है अर्थात दूर के वस्तु को साफ साफ देख रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि दूर की वस्तु यदि कोई व्यक्ति देख पाता है साफ साफ तो उसमें दूर की वस्तु देख रहा है तो उसको दूरदृष्टि दोष होगा, और निकट के वस्तु नहीं दिखाई दे रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा, दूरदृष्टि हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ध्यान देना दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के कर सकता है, तो आपको गड़बड़ाना नहीं है, साइंस है, ये चीज़ समझना है। क्या है कि अगर निकट के वस्तु साफ साफ दिख रहे हैं तो निकट दृष्टि दोष होता है, और यदि आप दूर के वस्तु कोई चीज़ देख रहे हैं साफ साफ तो दूरदृष्टि होता है दोष। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन याद करना है दोस्तों कि एग्ज़ाम हॉल में भी
ना भूल सके। आइए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कोलाइडी विलयन पे निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है दोस्तों टिंडल प्रभाव। आप लोग के पता होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। देखते होंगे जो अब तो ठंडी के मौसम आने वाला है, जब ठंडी के मौसम में कुहासा गिर जाता है पत्ता पर, तो पेड़ पत्ता पर जो गिरता है उस पर सुबह के टाइम में जब सूर्य के प्रकाश जब उस पर पड़ता है, छोटा छोटा बूंद पर पड़ता है, तो ये क्या होता है कि इससे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने की वजह से ये बूंद काफ़ी चमकने लगता है, सोने की तरह चमकने लगता है, जो कि हमको बहुत अच्छा लगता है। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, सूर्य के प्रकाश इस पे पड़ता है, तो जिसे हम बोलते हैं टिंडल के प्रभाव, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। इसके सिंपली क्या करना है, टिक आउट कर देना है। आइए आज के बहुत अच्छे क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। सॉरी, ये लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है। तो आइए सेकंड लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कह रहा है कि R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? एक चीज़ आपको बता दें इससे पहले कि अगर किसी रेजिस्टेंस को, किसी प्रतिरोध को आप श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं, तो श्रेणी क्रम का ये फॉर्मूला होता है कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस इसी तरह से डॉट 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 आगे चला जाएगा दोस्तों। और यदि समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है प्रतिरोध को, तो उसका होता है फॉर्मूला 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। ये दोस्तों आपको याद रखना है। तो इस तरह के फॉर्मूला याद रखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में, हॉल में, कहीं भी हो, तो आप अच्छी तरह से उसको हल कर पाएंगे। आइए, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 49 की अगर बात करते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। R बाई हो जाएगा, R/N हो जाएगा दोस्तों। आइए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आज का बहुत अच्छा क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ये 1 कूलम्ब विद्युतीय आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों के बराबर होता है? ये होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है दोस्तों। तो आपको हमेशा याद रखना है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।